आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारा इंग्लिश कोर का लास्ट मॉडल सेट है, मॉडल सेट 3। तो आप लोग क्या करिए, हर एक चीज को अच्छे तरीके से एकदम कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम समय है और आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा सेक्शन ए। और ये जो हमारा सेक्शन ए है, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है पैसेज। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारा पैसेज हो गया निकोला टेस्ला का है। तो पैसेज से आप लोग किस प्रकार से आंसर को ढूंढेंगे, बिल्कुल ही इजी होता है। आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करेंगे, आपको केवल और केवल आंसर बता देंगे, लेकिन आंसर कैसे हो रहा है ये चीज आप लोगों को इसी चैनल पर सीखने को मिलेगा सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं और आप लोग आंसर को किस प्रकार से ढूंढेंगे हम लोग इस चीज को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। देखिए हो सके थोड़ा वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाई डिड टेस्ला नॉट बिकम ए प्रीस्ट। ठीक है, यानी टेस्ला एक पुजारी क्यों नहीं बनता या फिर क्यों नहीं बनना चाहता, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर जैसे कि वर्ड्स आप लोगों को देखने को मेरा टेस्ला है, बिकम है, प्रीस्ट है, ये सब वर्ड आपको क्या करना है, ये सब आपको पैसेज में ढूंढना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वह एक पुजारी क्यों नहीं बनना चाहता था। आप लोग अगर पैसेज को देखेंगे तो आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकम ए प्रीस्ट। मतलब उसके जो माता पिता थे, ठीक है, वे क्या चाहते थे, तो टेस्ला को एक मतलब पुजारी बनाना चाहते थे। लाइक हिज फादर, जिस प्रकार से उसके पिताजी थे उसी प्रकार से पुजारी बनाना चाहते थे। बट ही हैड ए पैशन फॉर स्टडिंग साइंस, बट उसको साइंस पढ़ने में बहुत ही मजा आता था। उनका जो पैशन था क्या था, साइंस पढ़ना ही उसका पैशन था, साइंस पढ़ना ही उसका शौक था। इसलिए वह पुजारी नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता था और बाद में बना भी। तो ये बात यहाँ पर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इसके उत्तर को मैंने लिख दिया है। ठीक है, जो वहां पर था ना वही चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्या है कि टेस्ला नॉट बिकम ए priest because he had an passion for studying science। यानी टेस्ला एक पुजारी नहीं बनता क्योंकि उसे विज्ञान का अध्ययन करने का जुनून था, शौक था। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि विथ व्हिच फेमस अमेरिकन इन्वेंटर डिड टेस्ला स्टार्ट वर्किंग, व्हाट इज द वार ऑफ करंट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का प्रश्न का हमें उत्तर देना, फिर हमें बताना है कि द वार ऑफ करंट्स क्या है, द वार ऑफ करंट्स के बारे में बताना है। देखिए अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता, मारिए गोली, जैसे यहाँ पर तो मैंने हिंदी से लिख दिया है, ये समझ में आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा जैसे कि वर्ड्स, जैसे कि फेमस हो गया, अमेरिकन हो गया, इन्वेंटर हो गया। तो ये सब चीज आप लोग देखिए कि जो टेस्ला है वह कौन से अमेरिकी इन्वेंटर के साथ वह काम कर रहे थे, ये चीज हमें बताना है। फिर हमें आगे बताना है कि द वार ऑफ करंट्स यानी कि धाराओं का जो युद्ध है किसको बोला जाता है। अगर आप लोग पैसेज में जाएंगे ना तो आपको हर एक चीज मिल जाएगा। और यहाँ पर ये सब जो शब्द है, अमेरिकन, इन्वेंटर, ये सब चीज आप लोग एकदम मन में रखिए। ये सब चीज आप लोगों को पैसेज में ढूंढना है। पैसेज में ढूंढिएगा तो हर एक चीज मिल जाएगा। सर खोजने से भगवान भी मिल जाता है, यहाँ पर आंसर क्या चीज है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि टेस्ला स्टार्टेड वर्किंग विथ द फेमस अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। तो टेस्ला से लेकर यहां तक आप लोग लिख दीजिए, ये हो गया आपका एक प्रश्न का उत्तर। फिर यहाँ पे देखिए वार ऑफ द करंट्स, ये हो गया एक। तो यहां से लेकर आप लोग यहां तक लिख दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का मतलब आगे का जो प्रश्न था उसका उत्तर। तो आपको पहले यहां से लेकर यहां तक लिखना है, फिर यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। तो ऐसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए अमेरिकन इन्वेंटर हमने खोजा, चलो भाई अमेरिकन इन्वेंटर मिल गया। तो यहाँ पर हमें वर्किंग किसके साथ कर रहा था, अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ कर रहा था, पूरा पूरी उत्तर मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए ना वार ऑफ द करंट लिखा हुआ है, तो वही तो चीज होगी कि एडिसन डायरेक्ट करंट एंड टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट, दिस वाज आल्सो नोन एज द वार ऑफ करंट्स। तो यही चीज हो गया जो कि मैंने लिख दिया है नीचे। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर उत्तर इसका मिल जाएगा, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।
यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए इसका जो हमारे पास जो उत्तर हो जाएगा, मैंने लिख दिया है कि टेस्ला स्टार्ट वर्किंग विद द फेमस अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन। एडिसन डायरेक्ट करंट एंड टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट, दिस वाज आल्सो नोन एज द वार ऑफ द करंट्स। ठीक है, वही चीज जो मैंने आप लोगों को पैसेज में बताया वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर हिंदी से कोई मतलब नहीं है, आपको हिंदी आता है नहीं आता मारिए गोली, पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। आगे का जो प्रश्न है क्या है कि व्हेन एंड वेयर वाज निकोला टेस्ला बॉर्न, मतलब निकोला टेस्ला का जन्म कहाँ और कब हुआ था ये हमें बताना है। देख लीजिए इसका उत्तर आप लोगों को पैसेज के ऊपर में एकदम साफ साफ झलकेगा, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए टेस्ला का जो जन्म था कब और कहाँ हुआ, इसका जो जन्म है तो यहाँ पर 10 जुलाई 1856 को हुआ था। कहाँ, तो सिमिलजान में हुआ था। और यहाँ मतलब क्या करें आप लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। मतलब ये जो हरा वाला आप लोग देख पा रहे हैं इसको पूरा पूरी लिख दीजिए, आप लोगों का इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए बहुत ही सिंपल होता है उत्तर जो खोजना है ना, मतलब बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग आसानी से खोज सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका चलिए हमें उत्तर यहाँ पर मिल गया। क्या है कि निकोला टेस्ला वाज बॉर्न ऑन जुलाई 10, 1856 इन सिमिलजान, क्रोएटिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। 4th नंबर में देखिए यहाँ पर क्या है, 4th नंबर में कि व्हाई डिड टेस्ला ब्रेक द पार्टनरशिप विथ, क्या है यहाँ पर जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। तो यहाँ पे देखिए जॉर्ज वेस्टिंग हाउस या फिर वेस्टिंग हाउस आपको पैसेज में ढूंढना है, अगर आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए वेस्टिंग हाउस वगैरह, मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पर चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है, कोई भी चीज़ आप लोग पैसेज में ढूंढिए ना आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए वेस्टिंग हाउस देख लेते हैं कि वेस्टिंग हाउस कहीं पर दिया गया है क्या हमें यहाँ पर। देखिए दिया तो हर एक चीज़ होगा, बस केवल आपको खोजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है क्या है कि वेस्टिंग हाउस रन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल एंड टेस्ला हैड टू वॉक आउट ऑफ द पार्टनरशिप बाय सेलिंग हिज, क्या पेटेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर पार्टनरशिप मिला, ठीक है, वेस्टिंग हाउस मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप क्या करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर। बस थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, थोड़ा मेहनत करना वाला, आप लोग यहाँ पर हर एक का उत्तर दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला वाला जो क्वेश्चन रह गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर ये जो 4 था इसका सही उत्तर वही चीज हो जाएगा। देख लीजिए कि वेस्टिंग हाउस रन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल एंड टेस्ला हैड टू वॉक आउट ऑफ द पार्टनरशिप बाय सेलिंग हिज पेटेंट। मैंने लिख दिया कि वेस्टिंग हाउस वित्तीय संकट में पड़ गया और टेस्ला को अपना पेटेंट बेचकर साझेदारी से बाहर निकलना पड़ा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिख दीजिएगा, आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 5 क्या है कि व्हिच कंपनी डिड टेस्ला क्रिएट, जो टेस्ला था ना वो कौन से कंपनी को क्रिएट किया था। देख लीजिए इसका भी उत्तर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका जो उत्तर है कहाँ पर है और किस प्रकार से ढूंढेंगे। देख लीजिए तो टेस्ला ने यहाँ पर कौन सा, मतलब यहाँ पर जो कंपनी है कौन सा कंपनी स्टार्ट किया था, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है कि टेस्ला लेफ्ट एडिसन टू क्रिएट हिज ओन कंपनी कॉल्ड द टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी। तो टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी उन्होंने खोला था। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी है, जितना मर्जी है आप लोग उतना लिखिए, काम आप लोगों का बन जाएगा। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने इसके उत्तर को लिख दिया है एकदम अच्छे और सुंदर तरीके से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 में मैंने लिख दिया है कि व्हिच कंपनी डिड टेस्ला क्रिएट, तो टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी उन्होंने खोला था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज आयरोनिकल अबाउट टेस्लाज लाइफ। तो यहाँ पर देखिए आयरोनिकल है, टेस्लाज लाइफ है, ये सब चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आयरोनिकल, टेस्लाज लाइफ, ये सब हम लोग क्या करते हैं पैसेज में ढूंढते हैं, मिल जाएगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। देख लीजिए कैसे है, कहाँ है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, आयरोनिकल है कि नहीं है, मिल गया ना ये वर्ड, तो यही हो जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली आयरोनिकल दैट द मैन हु इन्वेंटेड द मॉडर्न वर्ल्ड डिड ए pauper in a lonely hotel room on January 7, 1943 at the age of 86। तो यहाँ से लेकर आप लोग क्या करिए, यहाँ तक लिख दीजिए, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ऐसे ही आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, बहुत ही आसान और ईजी हो जाता है हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना। ऐसे ही करिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा कोई भी नहीं बताता है, हर एक कोई क्या करता है आंसर बता देता है, कहाँ से हो रहा है ये चीज़ नहीं बताता है। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा, वही चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका अगर आप लोग हिंदी माने भी समझना चाहते मैंने हिंदी से भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसका माने हो जाता है डिसएग्रीमेंट। क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट भी इसका मतलब होता है। अब देखिए सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जो कि हमारा लेटर और राइटिंग का सेक्शन है। और इसका भी ट्रिक बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश आज हमारा खत्म हो गया। तो इसका भी मैं जल्द जो ट्रिक होगा, कच्चा बादाम ट्रिक होगा, तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ही जल्द मैं लेकर आने वाला हूं। तो अभी 10 नंबर तक छोड़ देती हैं, सारा का सारा हम लोग ट्रिक से देखेंगे। आगे आते हैं सेक्शन सी देखते हैं, जो कि हमारे यहाँ से किताब का शुरू हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट आर द रीजंस दैट आर लीडिंग टू
डिप्लेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है कि वे कौन से कारण है जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास का कारण बन रहे हैं। हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन मैंने समझ सकते हैं जो प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन प्राप्त हुआ, जैसे कि पानी हो गया, वन हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो किन कारणों के चलते हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है इसका ह्रास हो रहा है, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। एयर पोल्यूशन के कारण, जाहिर सी बात, सही बात है, यहाँ पर हवा का जो प्रदूषण हो रहा है हवा में, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण के कारण, सॉलिड वेस्टेज यानी देखिए सॉलिड का भी मतलब यहाँ पर उसको भी वेस्ट किया जा रहा है, एग्रोकेमिकल्स, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजन डिप्लेशन, ओजन परत में जो अभी क्षय हो रहा है, इम्प्रॉपर रिसोर्स अल्टीलेशन एंड डिफोरेस्टेशन आर सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब चीज़ के चलते क्या हो रहा है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका क्षति हो रहा है। और इसका मैंने अनुवाद जो है हिंदी से लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस कचरे, कृषि रसायन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजन की कमी, अनुचित संसाधन उपयोग और वनों की कटाई प्रकृति संसाधनों को कम करने के मुख्य कारण है। तो ये सब इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के व्हाई डज टेप्लो से दैट मिस्टर क्रोकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन। यानी टेप्लो क्यों कहता है कि जो श्री क्रोकर हैरिस जो है वह हार्डली ह्यूमन यानी कि हार्डली मानव है। तो देखिए क्या इसका उत्तर कि टेप्लो कुड नॉट बिलीव दैट मिस्टर क्रोकर हैरिस वाज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस। क्या है कि टेप्लो को विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस कई कारणों से एक सामान्य इंसान थे। ठीक है, तो सामान्य इंसान कैसे थे देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस वाज क्या एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट व्हाइल टीचिंग। जब वो पढ़ाते थे तो वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब वहाँ बहुत उनका जो बिहेवियर था बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ही अनुशासन वाला था, बहुत ही सख्त था। ही फॉलोड द हेडमास्टर्स रूल्स ऑफ अनाउंसिंग रिजल्ट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। क्या बात यहाँ पर उन्होंने कार्यालय के अंतिम दिन परिणाम घोषित करने के लिए क्या किया, प्रधान अध्यापक के नियमों का पालन किया। ही नेवर टोल्ड द स्टूडेंट्स देयर रिजल्ट्स बिफोर हैंड। उन्होंने छात्रों को अपना परिणाम पहले कभी नहीं बताया। देखिए कभी कोई टीचर क्या होता है, रिजल्ट आने के पहले ही मतलब बहुत कोई यहाँ पर रिजल्ट बता देते हैं, लेकिन ये जो थे ना मतलब नहीं बताते थे किसी को भी रिजल्ट। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हाट इज ए तिब्बतन मास्टिफ, यानी कि तिब्बती मास्टिफ क्या है। व्हाई वाज द नरेटर फैसिनेटेड बाय द वेसम टिबेटन मास्टिफ। ठीक है, यानी कि वर्णनकर्ता भयानक तिब्बती मास्टिफ पर क्यों मोहित हो गया। देखिए उसका उत्तर क्या है कि द तिब्बतन मास्टिफ इज ए लार्ज साइज, यानी कि बड़े साइज का तिब्बतन डॉग ब्रीड, यानी कि बड़े साइज का क्या था वह, मतलब एक तिब्बती कुत्ता का एक नस्ल था। क्रॉसिंग द नोमाड्स डार्क टेंट्स पिच्ड इन रेमोटेनेस द नरेटर नोटिस्ड दैट ए ह्यूग ब्लैक डॉग। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या है कि ए, फिर यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर और क्या दिया गया है, ए तिब्बतन मास्टिफ्स गार्डेड मस्ट ऑफ द टेंट्स। यानी देखिए इसका माने क्या हो गया, जो पहले मैंने आपको बताया कि तिब्बती मास्टिफ क्या है, एक बड़े आकार का तिब्बती कुत्ता का नस्ल है। नामांकन के अंधेरे तंबू को हटा दें। ठीक है, नारोकार ने देखा कि एक विशाल काला कुत्ता एक तिब्बती मास्टिफ अधिकांश तंबू की रक्षा करता है। फिर आगे की दिस मॉन्स्टरस creatures would tilt their great big heads when someone moved towards them। जब कोई उनके प्रति चले गए तो ये राक्षसी प्राणी अपने महान बड़े सिर झुकाएंगे। तो ये बात हो जाता है यहाँ पर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मतलब ये जो आपका है ना, ये जो तिब्बतन ये जो मास्टिफ्स है, ये मतलब एक मतलब कुत्ता, और कुत्ता का काम क्या होता है, वो मैंने गार्डिंग टाइप का काम करता है, ये चीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हाट फॉल्स डज मार्कस नेटन फाइंड इन ग्राउंड ऑफ, जिसको हम लोग अडल्ट भी बोलेंगे, यानी कि मार्कस नटन जो है वो वयस्कों में क्या दोष पाते हैं, क्या दोष पाते हैं देखिए। द पोएट नोट्स विथ सोरो दैट ग्राउंड अप्स आर हाइपोक्रेटिस, यानी दुख के साथ कभी नोट करते हैं कि वयस्क लोग क्या होते हैं, पाखंडी होते हैं। जो भी मतलब अडल्ट जो होते हैं वह पाखंडी होते हैं। दे डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, यानी वो मतलब जो भी मतलब जैसे बोलते हैं या फिर जो भी प्रचार करते हैं वो मतलब आगे पीछे नहीं देखते हैं, वो अभ्यास नहीं करते हैं, बल्कि जो भी होता हुआ बग देते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है। देखिए क्या है
कि द फादर एंड द सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, यानी कि पिता और पुत्र एक दूसरे के लिए अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर हिज सिचुएशन, इस स्थिति के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या कारण है देखिए बात यही है कि जैसे पिताजी का जो जनरेशन है और अभी टाइम का जो जनरेशन है, दोनों के जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा कि दे बोथ एक्ट एंड बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर, मतलब ये अपने एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो इन लोग का जो बिहेवियर है, इन लोग जो व्यवहार कर रहे हैं अजनबी जैसे इनकी स्ट्रेंजर्स जैसा कर रहे हैं। A growing son has his own ambitions and क्या है aspirations. Elders must try to act like friends rather than command their children to behave according to their orders. फिर देखिए इसका जो मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं। इसका जो मतलब हो जाएगा मैंने लिख दिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ समझ की कमी के कारण अजनबियों की तरह कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं। एक बढ़ते बेटे की अपनी महत्वाकांक्षाएं यानी कि जो एम्बिशन वगैरह जो भी होता है और आकांक्षाएं होती है। बुजुर्गों को अपने बच्चों के आदेशों के अनुसार व्यवहार करने के बजाय दोस्तों की तरह काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर जो भी बुजुर्ग जो भी होंगे उनको कभी भी यहाँ पर कुछ जैसे आदेश वगैरह नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक दोस्त के जैसे अपने संतानों के साथ पेश आना चाहिए, दोस्त की तरह फ्रेंड की तरह एक व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है कि व्हाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, यानी कि जब अल्बर्ट ने उस दिन स्कूल छोड़ा तो वह दुखी क्यों हुआ। देखिए क्यों दुखी हुआ, तो अल्बर्ट वाज पनिश्ड फॉर हिज क्या है इंसोलेंस दैट डे ही हैड टू स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड आफ्टर द स्कूल दैट डे, यानी अल्बर्ट को उस दिन अपने अशांत के लिए, ठीक है, अशांत के लिए दंडित किया गया था और उस दिन उसे स्कूल के बाद स्कूल जैसे छुट्टी हो जाता है उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा पीरियड एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनको रख लिया जाता है। अल्बर्ट फेल्ड मिजरेबल बिकॉज ही हेटेड द स्कूल, वो बहुत ही वो दुखी महसूस कर रहा था, इसलिए कर रहा था क्योंकि वह स्कूल से नफरत करता था। एंड वुड हैव टू रिटर्न देयर द नेक्स्ट डे एज वेल, वो सोच रहा था कि एक तो यहाँ पर दुखी महसूस कर रहा है, फिर उनको लग रहा था कि हमें तो अब अगला दिन भी स्कूल जाना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि व्हाई वाज एंड्रयू सो सीरियस एंड डिस्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर इवनिंग, यानी कि उस विशेष शाम को एंड्रयू इतना गंभीर और व्याकुल क्यों था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दैट इवनिंग एंड्रयू वाज टेंस एंड सीरियस, ही हैड ए disappointing evening with his girlfriend Christine. Moreover, he had seen some painful incidents of husbands suffering at the hands of their wives. He was short of sleep as well. तो देख लीजिए इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, इसका जो मतलब हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा कि उस शाम एंड्रयू तनावपूर्ण और गंभीर था। उनकी प्रेमिका क्रिस्टीन के साथ उनकी निराशाजनक शाम थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों पतियों की पीड़ा की कुछ दर्दनाक घटनाओं को भी देखा था। उसे नींद भी कम आ रही थी। ये हो जाएगा इसका मतलब। अब हमारे पास सेक्शन डी है, इसमें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो प्रश्न है और दो में से यहाँ पर एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हु वाज एंड्रयूज गर्लफ्रेंड, यानी कि एंड्रयूज की जो गर्लफ्रेंड थी ना, कौन थी। व्हाई वाज ही क्या है स्केप्टिकल अबाउट रिलेशनशिप, यानी कि एंड्रयू की प्रेमिका कौन थी और रिश्तों को लेकर क्यों संशय में था। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा, आप लोग क्या करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ कि इसका जो मतलब है क्या है, क्योंकि अगर एक एक करके हर एक चीज को मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करें आप लोग, इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि एंड्रयू के विचार भारी और उलझे हुए थे, यानी कि एंड्रयूज थॉट्स जो था वेयर हेवी एंड क्या है मुडलेड। उन्होंने ब्रेम्बेल के बारे में सोचा। उन्होंने क्या कि ही थॉट ऑफ ब्रेम्बेल, वो मूर्खता से एक ऐसी महिला के प्रति समर्पित था जिसने उसे धोखा दिया था। ठीक है, तो वही लिखा कि ही वॉज फॉल्सली डिवोटेड टू ए वुमेन हु डिसाइडेड डिसाइड हिम। तो उसने एडवर्ड पेज के बारे में सोचा जो अपनी पत्नी से अलग होकर दुखी रहता था। उनके कारण ने उन्हें बताया कि ये सभी शादियां निराशाजनक रूप से विफल रही।
यह विवाह को एक रमणीय अवस्था के रूप में मानना चाहता था और इसी प्रकार से क्रिस्टनी की छवि जो है इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर देख लीजिए हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन था, वो जिस लड़के से वो प्यार करता था हमेशा उसकी आंखों के सामने आती थी। ये बात यहाँ पर होगी कि मतलब लव स्टोरी टाइप का आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे जो कि व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट, यानी कि हरित आंदोलन क्या है। तो हमारे पास जो हरित आंदोलन क्या है, तो द ग्रीन मूवमेंट एम्स एट क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। यानी देखिए यहाँ पर जो ग्रीन मूवमेंट का जो यहाँ पर उद्देश्य है, ठीक है, इसका जो एम्स है क्या है, हरित क्रांति का जो उद्देश्य है दुनिया को समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण बनाना है। इट मेक्स पीपुल क्या कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टॉपिंग फर्दर, ठीक है। तो ये सब चीज क्या करिए, इसको आप लोग क्या करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या इसका मतलब कि लोगों को प्रकृति और उसके संसाधनों की ओर गिरावट को रोकने के लिए जागरूक करता है। इसकी जो शुरुआत हुआ देख लीजिए, इट स्टार्टेड इन 1972, यानी कि 1972 में इसका शुरुआत हुआ था। दुनिया के पहले राष्ट्रव्यापी जो ग्रीन पार्टी की जो स्थापना है न्यूजीलैंड में हुई थी। तो आप लोग क्या करिए, हर एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर चाहता तो हर एक चीज को अच्छे तरीके से बता सकता था, बट यहाँ पर टाइम का कमी है और मैंने हिंदी से भी लिख दिया है, आप लोग भी खुद से समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।